नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है थंबनेल में, आज हम ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड पहले थियरी करेंगे, उसके बाद बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी मिलता रहेगा। तो जैसा कि आपका थंबनेल पे है, सीटेट दिसंबर 2024 ईवीएस और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला ही टॉपिक क्या कह रहा है, जो कि है राजस्थान के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में है। हमारा पहला ही क्या कह रहा है, खेजड़ी वृक्ष। ये खेजड़ी वृक्ष होता क्या है, ज़रा आप लोग इसके बारे में एक बार समझ लीजिए। राजस्थान के खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। और इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। और इसकी जो छाल है उसकी क्या बनती है, दवा बनती है। और इसकी जो लकड़ी है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और ये फलियों की इसकी सब्जी भी बनती है। और अमृता देवी तथा 362 लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया था। हुआ यूँ था कि राजस्थान में जो वहाँ के पहले के राजा थे, उन्होंने वृक्षों को कुछ ज़रूरत पड़ी तो कटवाने के लिए बोल दिया अपने सैनिकों को, जाओ भाई कटवा लो। तो वहाँ पे जो अमृता देवी थी, वो वनों से या पेड़ पौधों से ज़्यादा उनको लगाव था। तो जैसे ही वो लोग काटने के लिए गए तो ये लोग पेड़ों से क्या गई, अमृता देवी पेड़ों से ऐसे चिपक गई और उनको काटने के लिए नहीं दिया, उनको काटने नहीं दिया। तो वहाँ के जो सैनिक थे तो उनको मारे, उसको अगर काटने नहीं मना कर रही थी तो उनको मारे, उनके पैर वैर में लग भी गया, खून भी गलने लगा। तो इस प्रकार से अमृता देवी के साथ 362 लोगों ने अपना बलिदान भी दिया था। तो ये है राजस्थान के बारे में, जो कि खेजड़ी के बारे में बताता है। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका ये बार बार कहते हैं बेटा कि एनसीईआरटी पढ़ो आप लोग। और ये सीधे एनसीईआरटी से 1 नंबर सवाल सीधे आराम से पूछ लिया जाता है। और हमारा चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, जो कि ये किसके बारे में है, खेजड़ी के बारे में। अब चलते हैं अगले बारे में। देखो आपका अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अभी जो कि आपने पढ़ा कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। इसमें से क्या विचार है, क्या सही है, क्या गलत है। यह मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल की दवाई बनी जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं लगता है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे पतली पाइप द्वारा निकालते हैं। और यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। इसमें से क्या आपका सही है, आपको सही चुनना है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, यह मुख्यतः राजस्थान के में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, राजस्थान में पाया जाता है। और इसे बढ़ने के लिए या इसकी वृद्धि के लिए पानी की थोड़ा कम आवश्यकता होती है। क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और इसकी छाल के भी आपने पढ़ा पहले ही स्लाइड में, क्या होती है, इसकी छाल की दवाई भी बनती है। और इसके तने में पानी एकत्रित नहीं होता है, इसकी जड़ में पानी इकट्ठा होता है। और यह वृक्ष छायादार नहीं, ये बल्कि छायादार होती है। तो ये और ये आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे ही डी और ई कटेगा तो आप इसमें भी डी है काट दीजिए, और इसमें भी डी है काट दीजिए, और इसमें भी डी है काट दीजिए। एलिमिनेट मेथड आप अपनाइए तो ऑटोमेटिक आपका ये हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों सही हो जाएगा। तो आपका इसका पहले का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये और सी, ए बी सी। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगली तरफ। हमारा अगला क्या कह रहा है, हमारा अगला ही स्लाइड है। अब आ गया नेपेंथिस, अर्थात जिसे हिंदी में घट परड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको यदि अंग्रेजी नहीं याद है तो आप थोड़ा सा, हिंदी यदि नहीं याद हो रहा है तो आप अंग्रेजी का थोड़ा सा ज़रूर याद कीजिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घट परड़ी। क्या बोलते हैं बेटा, घट परड़ी बोलते हैं, घट परड़ी। इसको हिंदी में बोलते हैं घट परड़ी। ये क्या होता है, ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, कीड़ों मकोड़ों इसमें छोटे जीवों का शिकार कर लेते हैं और इसे घटपड़ी पौधा भी कहते हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके। अन्य कीट पक्षी पौधे इसमें जैसे ड्रोसेरा और डायोनिया
और सेरोनिया और यूटिक्रेलिया जैसे ये क्या करते हैं, अन्य कीट बच्ची पौधे भी होते हैं। ये होता क्या है, एक घटपर्ण यानी घड़े की आकार की होता है और इसका मुंह ऐसे घड़े के आकार होता है। जैसे ही इसके अंदर कीड़े उड़े बैठते हैं, जैसे मकड़ी हो गया, इवन मेढक तक भी बैठता है और इसका तो ऐसे रहता है, तुरंत मुंह इसका बंद कर लेता है और अपने अपना भोजन बना लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए तो ये कहाँ पे पाया जाता है, भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो चलिए ये पढ़ लिए हम, चलते हैं हमारा अगले स्लाइड पे क्या कह रहा है। हमारा अगला स्लाइड कह रहा है हमारा अगला स्लाइड घड़परड़े यानी निफेंथिस चूहों मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उन्हें खा जाता है। हमारे देश का पौधा यह कहाँ पाया जाता है। जैसा आपने अभी पहले ही स्लाइड में पढ़ा, क्या ये नागालैंड में पाया जाता है, क्या मेघालय में पाया जाता है, या मिजोरम में पाया जाता है, या अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस पर आपको ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहली ही स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बट भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कहता है, हमारा अगला ट्राइब है बनियान। बनियान यानी बरगद। बरगद में के बारे में आइए पढ़ते हैं। क्या कहता है कि यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। जो बरगद है वो भारत का हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी जो जड़ें हैं वो पिलर्स यानी खंभे की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं, और जड़ें यानी ब्रांच, इसकी जो शाखाएं होती हैं वो नीचे लटकती हैं, और जड़ें बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। ये जो जितना भी पुराना बरगद होता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे लटकती जाती हैं नीचे है, और लास्ट में पता ही नहीं चलता, जितना ही पुराना बरगद हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी ओरिजिनल रूट्स, इसकी जो जड़ें हैं, ओरिजिनल शाखाएं कौन है, पता ही नहीं चल पाएगा, इतना भयानक होता है। तो इसके बारे में आपको पता हो गया। चलते हैं अगले स्लाइड पे कि ये क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। यदि आप थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आप घाटे में चले जाओगे। आपको पहले नहीं देखना है, और जैसे ही नहीं देखो अब उसको क्या करो, आप अंडरग्राउंड कर दो, अंडरग्राउंड उसको चारों तरफ गोला कर दो, क्योंकि हमको नहीं ढूंढना है, इसमें सही नहीं पूछना है, नहीं तुरंत गच्चा खा जाओगे। इसकी जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है। आपने अभी अभी पढ़ा कि इसकी जड़ें हमें पेड़ की तरह बिल्कुल सहायता प्राप्त करती हैं, बिल्कुल करती हैं सहायता प्राप्त। और ये जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, बिल्कुल लटकती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन से भीतर होती हैं, और क्या होती हैं, जड़ें ज़मीन के भीतर भी चली जाती हैं, और जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। इसमें से कौन सा आपको नहीं देखना है। तो आपका नहीं क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा, जैसा कि आपने पढ़ा कि इसकी जड़ें क्या होती हैं, सहायता प्राप्त करती हैं, बिल्कुल सहायता प्राप्त करती हैं। शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल लटकती हैं। और जड़ें ज़मीन के भीतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और जड़ें जो है भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। यही आपका गलत हो जाएगा, और हमसे यही गलत हो जाएगा, तो यही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि पूछता हमसे गलत है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जड़ें होती हैं, जैसे आपका मूली की जड़ हो गया, गाजर का जड़ हो गया, ये सब भोजन का भंडारण करती हैं। बट ये जो बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं कि हमारा अगला पेज क्या कह रहा है। अब आ गया रेगिस्तानी ओक कि रेगिस्तानी ओक क्या होता है, डिजर्ट। आपको पता है रेगिस्तान यानी डिजर्ट। ओक के बारे में क्या है, थोड़ा सा ये ओक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हम आपको कह रहे हैं कि आपको जितना हो सके आप एनसीईआरटी का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए। यदि आपको सीटेट का पार्ट पास करना है तो आप एनसीईआरटी का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए। तो हमारा क्या कर रहा है, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बोल रहा है, और ये जो मैटर है हमने सीधे एनसीईआरटी से उठाया है।
जो कि आपके सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी बेसी बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कौन सा? ये जो रेगिस्तानी ओक है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जो इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई होती है वो 11 से 12 फीट तक लगभग होती है। और इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन के अंदर कितने, लगभग 250 से 300 फीट तक। जैसे आपका अगर 10-10 फीट का मंजिला है तो आपको लगभग 30 मंजिला के बराबर इसकी जो जड़ होती है उतनी जड़ जाती है। और पेड़ के तने में पानी होता है। इसके किस में होता है? इसके पेड़ के तने में होता है। और तने में पाइप डालकर पानी पी भी लेते हैं। और जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तान के लोग होते हैं यदि उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसके जड़ में डाल करके, तने में डाल करके, सॉरी जड़ में नहीं, तने में पाइप डाल करके उसको पानी को निकाल भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो गई। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ज़रा सा देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कि रेगिस्तान के बारे में, रेगिस्तान के में जो ओक पाया जाता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। इसकी वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय से अर्थात 4 मीटर लंबी होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक भीम नहीं, यहाँ पे भौम जल होना चाहिए था। कौन सा जल? भौम जल। भौम यानी भूमि की स्तर पर जल जो होता है, भौम जल स्तर तक पहुँच जाएं। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों में को एक लाइन में के बाद दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने से के बराबर होती है। इस वृक्ष की पत्तियां बहुत कम होती हैं। क्या ऐसा हमने पढ़ा? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि रेगिस्तानी ओक क्या कह रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 11 से 12 फीट की होती है। जड़ें जो है ज़मीन के अंदर लगभग 250 से लेकर 300 फीट की दूरी तक पाई जाती हैं। और इसका अगला है, ये पेड़ के तने में पानी क्या होता है? जमा होता है। और इसके तने में पाइप डालकर हम इसके पानी के यूज भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा रेगिस्तान के बारे में ये कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, दिए गए क्वेश्चन पर आप विचार कीजिए। देखिए इसकी, यह आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। हाँ, रेगिस्तानों में पाया जाता है, तो रेगिस्तानों में पाया जाता है। और इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के लगभग 4 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। ऐसा आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो आपको जिसमें बी है उसको बी को एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो? एलिमिनेट। और ये भी हो गया, तो आपका आंसर हो गया ए, डी और ई। ए, डी और ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ गया क्रोटन। ये क्रोटन जो पौधा होता है, ये क्या होता है? ये जैसे कोई आपका फसल उसल लगाए हो तो वहाँ पे जैसे पानी उनी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ले जाकर बीच में पौधों को लगा देते हैं। तो ये बता देता है इसके पानी की आवश्यकता है
कि नहीं है, कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे पौधे सूख रहे हैं, तो पानी की सिचुएशन को बताती है। ये ज़मीन की ज़मीन की दशा, ये कौन सा ज़मीन उपजाऊ है, कौन ज़मीन क्या है, उसकी सिचुएशन को बता देती है। और ये क्या होता है, इनकी पत्तियाँ बहुरंगी होती हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं, जो कि आपको हमने पिक भी लगा दिया है। ये आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इसकी पत्तियाँ कैसी है, बहुरंगी हैं, अनेक रंगों की पाई जाती हैं और भूमि निर्माण और सौंदर्यीकरण में यूज होता है। और इसका सौंदर्यीकरण मतलब इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ चुके हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन, हम इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रोटन पौधे के लिए कौन सा कथन सही है? मिट्टी सूख जाने पर ये पौधों को संकेत देते हैं। क्या क्रोटस में बहुरंगी पत्तियां और अक्सर भूमि निर्माण सौंदर्यीकरण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है? दूसरा यह है, इन पौधों का उपयोग औषधि गुणों के लिए किया जाता है। क्या आपका आंसर बोल रहा है चौथा है, ए और बी दोनों। तो आपने ऐसा पढ़ा अभी आपने कि इसका जो प्रयोग है ये मिट्टी के संकेत सूखने का संकेत भी करता है और इसकी जो पत्ते होते हैं वो बहुरंगी होते हैं और क्या होता है इसका सौंदर्यीकरण मतलब इसकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। और आपने ऐसा तो पढ़ा ना, इसका जो पत्ती है इसका औषध तो यानी दवाइयाँ वैया तो मेडिसिन बनाई नहीं जाती है। तो आपका सी गलत हो जाएगा, ए और बी यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। चलते हैं अगले पेज की तरफ। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अब आ गया भैया झूम खेती। झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम, झूम खेती। देखिए होता क्या है, मैक्सिमम आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। होता क्या है, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इसको वहाँ पे जो इसको स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। जैसे जैसे ही वहाँ पे बड़े बड़े घास ओस रहते हैं, इवन बाँस ओस की जैसे भी रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं ये लोग वहाँ पे कुछ दिन खेती करते हैं और थोड़ी दिन के बाद उसको खेती को क्या करते हैं, उसको काटते उड़ते नहीं हैं, उसको वहीं पे जला देते हैं, जला कर छोड़ देते हैं। और जो राख होती है, जो राख बचती है वही खाद आप जानते हो जो उर्वरक शक्ति के रूप में हो जाता है। और कुछ दिनों बाद वहाँ से वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक वहाँ से मूव कर जाते हैं, दूसरी जगह खेती करते रहते हैं और वहाँ उसको ऐसे छोड़े रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे फिर वहाँ पे घास उगाएगी, फिर उसको क्या करेंगे, उसको जला देंगे, जला के फिर उसको खाद की तरफ हो जाएगी। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह खेती करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग काटते हैं वहाँ जुताई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग वहाँ के जो जंगल होता है, ये आपका हमने पिक भी लगा दिया है। देखिए जो जंगलों को क्या करते हैं, काट के वहाँ पे जला वला देते हैं और जला वला के फिर वहाँ उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, और वो जल उल के जो राख बचती है वो खाद यानी उर्वरा शक्ति के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ये आपको पता पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपकी जो पूर्वी सिस्टर जो 7 सिस्टर हैं उसी के साइड में जैसे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसे जनजाति कृषि, इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि खेती भी बोलते हैं। और इस झूम खेती को स्थानांतरित कृषि यानी स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। बांस या घास उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं बल्कि उसे वहीं पर गिरा करके जला देते हैं। और जब जला देते हैं तो कुछ दिन उसी को छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, उर्वरक शक्ति बन जाती है, उर्वरा बन जाती है और उसी फिर कुछ दिनों बाद फिर वहीं पे खेती करते हैं। तो आइए इसके बारे में आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपको आसानी से देकर चला जाता है। थोड़ा सा आप केयर से पढ़ लोगे तो आपको 1 नंबर आसानी से दे करके चला जाता है। तो चलते हैं, आइए देखा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं इन्होंने ध्यान नहीं देते हैं, रात भर फोनियाते हैं, बतियाते हैं, पता नहीं अपने मेहरारू से बतियाते हैं कि दूसरे से मेहरारू से बतियाते हैं, लेकिन बतियाते रहते हैं। और जब दिन में टाइपिंग करने आते हैं तो पता नहीं क्या क्या टाइपिंग कर देते हैं। क्वेश्चन कहाँ का कहाँ काट के चिपका देंगे, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कैसे टाइप कर देते हैं। भैया बतियाया करो लेकिन अपने मेहरारू से बतिया करो, दूसरे के मेहरारू से मत बतियाया करो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। समझ रहे हो ना? तो हमारा हाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली जो पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार
कीजिए। आप जो झूम की खेती है, झूम बराबर झूम, उसके बारे में क्या है, आपको अभी हमने पहला बताया कि झूम की खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या ये सही है? इस जगह तो जो बाँस खरपतवार होते हैं, जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ कर जला देते हैं, या खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है, यानी जुताई की जाती है। तो आपके बोल क्या ए डी सही है, या बी केवल ए सही है, या केवल डी सही है, या बी और सी सही है? देखो हमारे टाइपिस्ट महोदय ने इसको भी गायब कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान दो भैया, आपको पता नहीं कहाँ रहता है आपका ध्यान। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल को बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। और इस जगह पर जो बाँस या खरपतवार जंगल में उग आता है उसे उखाड़ कर, नहीं उखाड़ते नहीं हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और उसको गिरा कर वैसे ही जला देते हैं। तो आपका बी नंबर कट गया। और खरपतवार जंगल आदि को जलाने से प्राप्त राख की तरफ प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल इसको खाद की तरफ प्रयोग में लाते हैं। और जब ज़मीन में खेती की जाती है, बीज छिड़कर गहरा, नहीं जुताई उताई कुछ नहीं करते हैं, ये केवल आपका उसको ऐसे छोड़ देते हैं। ए और सी आपको देखना है, ए और सी किस ऑप्शन में है। सॉरी ये नहीं, ये आपका क्या कह रहा है, कथनों पर विचार कीजिए। जंगल आदि को जलाने के लिए राख की तरफ प्रयोग में लाते हैं, हाँ जंगल को लाते हैं, और ज़मीन को कुछ सालों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। ये और सी, आपका ये और सी किस ऑप्शन में है? हमको लगता है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, यहाँ पे ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हमारा झूम खेती ही चल रहा है। झूम बराबर झूम क्या बोल रहा है कि झूम खेती है, ये क्या है? क्या जैविक खेती है? क्या जैविक खेती है, या काटो और जलाओ खेती है, या रासायनिक कीट पीकड़ नाशियों को सीमित उपयोग में, या फसल चक्रण, ये है क्या? आपने अभी पढ़ा, ये जैविक खेती तो है नहीं, रासायनिक खेती तो है नहीं, फसल चक्रण तो नहीं, काटो और जहाँ पे वो जो कुछ बच जाए उसको क्या करो, जला दो। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, काटो और जलाओ, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, अब आ गया भैया एनिमल्स यानी पशु। पशु के बारे में क्या कह रहा है, थोड़ा सा पशु के बारे में जान लेते हैं। पशु क्या कह रहा है, पशु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है उसकी खाल के कारण होता है। जो उस पर डिज़ाइन होते हैं, जो अनेक प्रकार के जानवर होते हैं उसके जो डिज़ाइन होता है, जो उसका खाल होता है, उसका आवरण होता है, उसी के कारण होता है। और जो कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप यानी अर्थक्वेक आने पर कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जैसे कुछ जानवर हो गए आपके, चूहा हो गया, सांप हो गया, ये सब जो होते हैं, इन सबको यदि कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है तो इनको पहले ही पता चल जाता है कि कोई बड़ा संकट आने वाला होता है। तो अजीब अजीब सा आवाज़ निकालने लगते हैं, अजीब अजीब सा हरकत करने लगते हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या करते हैं, उनको कुछ जो पहले या तूफान आ गया, अर्थक्वेक आता है, तो उनको न जाने कैसे पहले ही संकेत हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कई जानवर होते हैं उनकी अपनी पूरी लैंग्वेज होती है, जो उनका होता है पूरा ग्रुप ही होता है, वो उनकी लैंग्वेज अपनी अलग ही लैंग्वेज होती है, वो अपने ही लैंग्वेज में कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। तो आइए आप थोड़ा सा एनिमल के बारे में जान लिए, आइए आगे क्या कहता है हमारा। अब है स्तनधारी। आपको स्तनधारी पता होना चाहिए कि स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी एनिमल्स की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य में 3 अस्थियाँ यानी हड्डी, जैसे एक मिलियन और इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है।
ये जो जानवर होते हैं इनमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक मेलियन होता है, एक इनकस होता है और एक स्टेपस होता है। ये पाया जाता है और क्या करता है, ये जानवर के कान के आकार में उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। ये जो तीनों हड्डियां पाई जाती हैं ये जानवरों को सुनने में उनको बहुत सहायता प्रदान करती हैं। और जो जानवर के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जिस भी जानवर के कान थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, शेप में बड़े होते हैं, उनकी जो सुनने की तीव्रता होती है वो काफ़ी तेज होती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार और वीडियो रिवाइज करके एक बार और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। जो कि एनसीईआरटी से हमने मैटर उठाया है और आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, किसके बारे में है। अब आ गया, हमारे आ गए नंबर सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा चीज़ों को काले रंग सफ़ेद रंग में देख पाते हैं। जो हमारा उल्लू हो गया और चमगादड़ हो गया और एक कांटा चूहा हो गया, ये सिर्फ इनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को जैसा कलर में देखते हैं, सतरंगी धनुष जैसा देखते हैं, ऐसा नहीं देख पाते हैं। इनको सिर्फ कैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती है। और क्या कहते हैं, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने की जो और छूने की, टच और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ये भैया जो चूहा होता है इसमें जो होते हैं घ्राण शक्ति यानी सूंघने की जो स्मेल की शक्ति होती है वो थोड़ा अधिक होती है, सूंघ करके ही बता देते हैं। और टच और टेस्ट करके, उसको टच करके और थोड़ा टेस्ट करने की जो उनकी शक्ति होती है वो बता देते हैं। जैसे आप कोई चूहा मान उनकी दवा रखते हो तो उसको टच करेंगे और थोड़ा सा भी टेस्ट करेंगे, उनको पता लग जाता है कि खाने लायक चीज़ें नहीं है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, चूहा और गिलहरी के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ये जो चूहा होता है और गिलहरी होता है, जो इनकी दोनों आगे के दांत होते हैं वो लाइफ टाइम वो क्या करते हैं, रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और अपने दांतों को से कुतरते काटते रहते हैं, जिनके कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिस जाते हैं। इसलिए यदि वो अपने दांतों से कुतरते न रहे तो जो उनके दांत हैं वो आगे आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए जो चूहा होता है और गिलहरी होता है वो हर समय कुछ न कुछ कुतरता रहता है, काटता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है। अब आते हैं, अब क्या बोल रहा है, जिन जानवरों के बाहरी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं। कहने का मतलब होता है जो कान बाहर होता है, हमारे इंसानों में भी औरतों के पास भी कान क्या होता है, बाहर भी होता है, तो आपको पता ही है क्या होता है। और जिन जानवरों के कान बाहर शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। कहने का मतलब होगा, जैसे आपको इधर देखो छपा हुआ भी है, हमने आपकी सुविधा के लिए कितना कुछ करते हैं। और आप थोड़ा सा हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए बस। और जो जैसे हो गया आपका कुत्ता हो गया, आपका इवन जो होता है चमगादड़, वो भी क्या करता है, बच्चे पैदा करता है, वो भी स्तनधारी में आता है। व्हेल मछली हो गया, क्या आती है, व्हेल हो गया। दिख रहा है कि नहीं जी, देखो जैसे आपके हो गए व्हेल हो गए, हाथी हो गया, और क्या हो गया, आपका चमगादड़ हो गया। ये सब क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। और ये जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या होते हैं बेटा, वो अंडे देते हैं। भैया क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जो आप लोग क्या करते हो, उबाल के खाते भी हो और आमलेट बनाकर भी खाते हो, वो क्या देते हैं, ये सब बेचारे इन्हीं के अंडे होते हैं।
चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो कितना सरल सरल क्वेश्चन आता है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। क्या उनके कान बाहरी एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके कान आंतरिक होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो जैसा कि आपने अभी पहले ही स्लाइड में पढ़ा कि जिसके पास जो जानवर अंडे देते हैं या जो पशु अंडे देते हैं क्या करते हैं, उनके कान बाहरी होते हैं, नहीं, क्या होते हैं, अंदर होते हैं। उसके कान क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। आपका यही हो गया सही। और उसके कान बाहरी होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं नहीं, और उनके आंतरिक कान शरीर पर बाल होते ही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी फॉर बलिया जिला। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत और श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट, श्वेत मतलब होता है, ये देखो अब ब्लैक एंड वाइट आपका दिया भी है। यदि आपको हिंदी न समझ में आए कि श्याम कलर किसका होता है तो आप थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेना, यानी काला और सफ़ेद। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और श्याम मतलब होता है सांवला यानी काला। ठीक है, और कौन कौन से, चमगादड़ और उल्लू या काटचूहा, चूहा सांप कुत्ता, ये सांप उप तो हट गया, बिल्ली गाय उल्लू, चमगादड़ शेर हट गया। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये फॉर अमेरिका। आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, जो कि हम पहले ही स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जो चमगादड़ उल्लू और कटचूहा होता है ये रात में या इसमें क्या देखते हैं, सिर्फ सफ़ेद और काला में देखते हैं। चलते हैं अगले तरफ की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने के लिए वस्तुओं को कुतरते एवं काटते रहते हैं। अभी पहले ये भी जस्ट पढ़ा, क्या छिपकली और गिलहरी है, छिपकली और कछुआ है, चूहा और गिलहरी है, सांप और गिलहरी है। तो आपने अभी ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपने अभी पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा कौन, चूहा और गिलहरी। आपका यही आंसर हो जाएगा, चूहा और गिलहरी, 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। हमारा अगला क्या कह रहा है, अच्छा अब आ गया भैया, थोड़ा सा हमारे पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा पक्षी क्या कह रहा है। ये शक्कर खोरा या तो इसको हम सूर्य पक्षी भी कहते हैं, शक्कर खोरा या सूर्य पक्षी भी कहते हैं। तो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। जो ये है कौन सा, सूर्य पक्षी, इसे शक्कर खोरा भी कहते हैं और सनबर्ड भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये छोटे छोटे पौधे पे या जो झाड़ी होता है, जो झाड़ियाँ होती है कांटे टाइप होती हैं, ये इस पे लटकता हुआ घोंसला बनाती है। देखो जैसे यह इधर बनाया हुआ है। अब इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, स्पाइडर और पतली टहनियाँ, बारीक घास और सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। ये क्या होता है, जाते हैं अपना कोई बाल उल रहता है उसको उठा लेता है, और जो स्पाइडर होते हैं मकड़ी के झाले वाले, और पतली पतली टहनियाँ यानी छोटी छोटी जो शाखाएं होते हैं, तना होता है, और जो ग्रास होता है यानी घास होता है, और सूखे पत्ते से, और क्या होता है, और जो गांव में थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा छोटा फटा मोटा मिल जाता है, और उससे क्या करते हैं, ये ला करके अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा बर्ड, सूर्य पक्षी, जिसको सनबर्ड भी बोलते हैं। आइए एक पक्षी और आ गया, बसंत पक्षी। कौन सा पक्षी, बसंत गौरी। ये क्या होता है, गर्मियों में टुक टुक करती है। ये जो हमारी बसंत पक्षी है, ये गर्मी के आवाज़ में टुक 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 ऐसे करती रहती है। ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। ये जो अपना
पेड़ होती है उसके तना यानी उसके डाली में छेद करके घोंसला बनाकर उसी में अंडे देती है। और इसको पता है क्या कहते हैं, कठफोड़वा भी पेड़ के तने में घोंसला बनाते हैं। और जो कठफोड़वा होता है उसके चोंच काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी होते हैं। वो जो पेड़ की शाखा होता है, तना होता है, उस पर फोड़ फोड़ के क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं और उसी में अंडा वंडा देते हैं। तो आइए चलते हैं। अब आ गया भैया मैना। क्या आ गया? मैना। तोता मैना की कहानी आप लोग सुने हो, वही मैना आ गया। जो मैना है ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे तक घुमा सकता है। ये क्या करता है, झटके से और अपनी ये जो भी अपना गर्दन है झटके से इधर उधर आगे पीछे कहीं भी कर सकता है, हम लोगों के जैसा, हम लोगों से भी ज़्यादा ये कर सकता है। ऐसा आपको क्वेश्चन में आएगा, ऐसा कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकती है? तो आपका क्या है, मैना है। मैना के बारे में हो गया। चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं हमारा अगला क्या बोल रहा है। ये कलचिड़ी हो गया। कलचिड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कलचिड़ी, कल ये क्या होता है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं और इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा रहता है। देखो भैया ये बैठने के लिए अपना रुई रुई ला के लगाते हैं, बढ़िया से जो बिस्तर उस्तर लगा के सोती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों जैसा कहीं भी ऐसे ही लेट जाएं। और यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं और ये क्या होते हैं, मांसाहारी भी होती हैं। वैसे तो हर चिड़िया भी मांसाहारी होती है। और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है और इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से रेड रेड कलर की होती है। तो आइए इसके बारे में आप लोग पढ़ लिए। क्या इसके घोंसले में पौधों की नाजुक जो टहनी होती है, जो छोटा छोटा सॉफ्ट सॉफ्ट उसकी जो टहनियाँ होती हैं उसको लेती हैं, और जड़ें होती हैं और ऊन लेती हैं और बाल उल उठा के लेकर जाती हैं और रुई से बिछा रहता है। और ये छोटे मोटे कीड़ों को खा जाती है और इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है, रेड कलर की होती है। तो इसके बारे में हो गया। चलते हैं अब थोड़ा सा अगली स्लाइड पे। हमारा अगली स्लाइड क्या कह रहा है, कलचिड़ी के बाद आ गया भैया कौवा। कौवा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इतना चालाक है कि पूछो मत। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो इसको पहले से भगवान व्हाट्सएप कर देते थे कि बेटा जाओ तुम बताओ कि उनके घर मेहमान आएंगे। लेकिन आजकल वो व्हाट्सएप इन लोगों से छोड़कर आदमियों ने अपने पास ही रख लिया है। और कोई जाने वाला, हाँ फलाने हम तुरंत ही पहुंच रहे हैं भाई, ये खाना वाना बना के तैयार रखो। तो अब कौवे बेचारे का जो जो उसका ड्यूटी था वो भी छीन गया। वो बेचारे भी खाली हो गए, इधर उधर बैठे रहते हैं बेचारे, क्या करें, उनका भी रोजगार छीन गया। तो हमारा क्या बोल रहा है, कौवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौवे घोंसले में लोहे का तार, लकड़ी की टहनियाँ भी होती है। जो कौवा का घोंसला होता है उसमें लोहे की तार के भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ये कि ये छोटे मोटे पेड़ पौधे पत्तियाँ ऊन ये सब रुई ला के नहीं रखते हैं। ये थोड़ा हार्ड वर्किंग होते हैं, लोहे के तारों पर सोते हैं, सोचो पहले। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो कौवा है ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। लो भैया, कौवा ही चालाक था, अब उससे चालाक क्या हो गई, कोयल भी हो गई। जो कि कोयल घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के ही घोंसले में अपना अंडा दे देती है। और कौवा अपना बच्चा सोच के समझ के उसको पालता वलता है और उसका खूब सेता होता है। और कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, कौवा अपना अंडा समझ करके उसके भी अंडे को सेता रहता है। चलते हैं अगली तरफ। हमारा अगली किसके पक्षी के बारे में है। अब नर वीवर पक्षी आ गया, या इसको बया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बया भी बोलते हैं। ये नर वीवर पक्षी या मेल वीवर बर्ड, या इसको बया भी बोलते हैं। नर वीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वो अंडे दे देती है। देखो भैया ये तो वही हो गया कि बेचारा मेहनत करे कौन
और उसको जो पसंद आएगा उसके घोंसले में जाके अंडा देगी। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करके बनाए, बेचारे जो नर होते हैं वो मेहनत करते रहते हैं और इनको जो अंडा देना होता है तो ये जिसको पसंद करेंगी, जिसका घोंसला अच्छा बने रहेगा उसी के घोंसले में जाकर के अंडा दे देंगी। तो इसके बारे में ज़्यादा पसंद आता है उसमें वह जाके अंडे दे देती हैं। तो चलिए अगले आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अब आ गया दर्जन चिड़िया। कौन सी चिड़िया है? इसका तो अलग ही स्वैग है। क्या है? अलग ही स्वैग है। ये दर्जन चिड़िया होती है। ये चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें ही एक थैली सी बना लेती है और उसी में अंडे दे देती है। इसको तो और कुछ भी नहीं करता है। जो इसका चोंच होता है अपने चोंच से ही पत्तों को क्या करती है? सिल लेती है और सिल के उसी को घोंसला टाइप बना लेती है और उसी में अंडा दे देती है। इसके बारे में है थैला सा बना लेती है, यानी घोंसला सा बना लेती है और उसी में अंडे दे देती है। तो ये हो गया दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में। आप लोग एक एक को ध्यान से पढ़ते रहिए, अभी आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। चलते हैं। अब आ गया भैया डब शैम्पू और डब साबुन, बहुत जो सॉफ्ट होता है। अब ऐसे डब लगाओगे तो ऐसे सारस के जैसा हो जाओगे। ये तो सारस का है, इससे भी ज़्यादा वाइट हो जाओगे। ये फागता, इसको क्या बोलते हैं? फागता। और अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? डब, डब बोलते हैं। ये फागता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। जो फागता होता है ये कटीले कैक्टस यानी नागफनी जैसे पेड़ों में, पौधों में ये क्या करता है? या मेहंदी की मेढ़ में, मेहंदी के पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? फागता बोलते हैं, यानी डब बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी को डब बोलते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। गौरैया। क्या है? गौरैया। देखते हैं गौरैया। आपको एक सवाल तब तक लिख देते हैं कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। जरा आप लोग जरा सा आंसर करते रहिए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग जरा सा इसको कमेंट करते रहिए, तब तक हम इसको पढ़ते हैं कि आप लोगों के लिए ये सवाल है। ठीक है, कि गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ये जो गौरैया है, अभी जो 5G टेस्टिंग चल रहा है, इसके वजह से जो उसके रेज होती हैं, उसको किरणें होती हैं, उससे गौरैया को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। अब ये चिड़िया दिखाई नहीं देती है हमारे यहाँ, बहुत छोटी सी होती हैं। हमारे गंगा में इसको क्या बोलते हैं? फुदगुइया बोलते हैं। ये फुदुक फुदुक करके इधर उधर से उड़ती रहती है। जो कि अभी हमने पूछा, आपका कमेंट नहीं आया। ये 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 MERCH को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गौरैया के बारे में अगला पक्षी क्या कह रहा है। अब आ गया भैया पिजन, हमारा कबूतर। जो कबूतर हैं, ये कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कहीं जो पुराना मकान वकान रहेगा या कोई खंडहर रहेगा उसमें अपना घोंसला बनाते हैं, या तो कहीं आप कोई घर और रहे उसमें आप काफ़ी दिनों तक रहो ना, तो देखोगे आपको ऊपर वहाँ पे क्या रहती है? पिजन अपना वास बना लेती है, अपना वहाँ पे रहने लगती है पिजन। ये जो पुराना मकान वकान होता है या खंडहर होता है उसी में अपना क्या बनाती हैं? घोंसला बनाती हैं, वहीं पर रहना स्टार्ट कर देती हैं। आइए अगले चलते हैं आगे। साइबेरियन सारस किसके बारे में है भैया? साइबेरियन सारस। ये साइबेरियन सारस क्या होता है, जरा इसके पढ़ लीजिए। साइबेरियन सारस साइबेरियन के आर्कटिक और टुंड्रा में निवास करता है। यह पक्षी प्रवासी होता है। साइबेरियन सारस सामाजिक सोशल पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। ये बहुत सामाजिक वर्ग होते हैं।
जैसा कि आज जो कि हम लोग सामाजिक नहीं रह गए हैं, लेकिन ये लोग बेचारे क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। आजकल तो सब अलग अलग रहना सोचते हैं, भैया हमको अलग से एकांत चाहिए। पता नहीं एकांत में जाकर पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर लेंगे जो उनको क्या एकांत चाहिए होता है। लेकिन ये बेचारे सोशल सामाजिक पक्षी हैं, अपने ही प्रजात अपने ही जात के साथ रहना पसंद करते हैं। ये शीत जलवायु में प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूहों में मिलते हैं। जो ठंडी की समय होता है, शीत होता है, वहाँ पे प्रवास करते हैं अर्थात रहते हैं और क्या करते हैं, अपने समूह में जाकर के मिल जाते हैं और समूह में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। वे जो गर्म स्थान है वहाँ पे प्रजनन करते हैं और गर्म स्थानों पे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी बहुत कम संख्या रही है। अभी इस टाइम पे जो बेचारे सारस ओरस हैं वो बहुत क्या हैं, हमारा एनसीईआरटी कह रही है कि वे गंभीर रूप से अभी खतरे में है और उनकी बहुत कम संख्या बची है। उनकी जो संख्या है अभी बहुत कम बची है, लोग उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले की तरफ। अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन। जरा था आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करते रहिए, तब हम थोड़ा था पानी पी लेते। देखिए आप लोग अभी सभी पक्षियों के बारे में पढ़ लिए, अब आइए आते हैं उसके बारे में एक एक करके उसका आंसर करते हैं। हमारा पक्षी के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। में से कौन सा पक्षी तनों के अपना घोंसला बनाते हैं? क्या कौवा है, क्या बसंत गौरी है, क्या शकरखोरा है, क्या दर्जिन है? ये क्या बोल रहा है, जो घोंसले पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसला बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। और कौन सा पक्षी पेड़ की तनों में अपना घोंसला बनाता है? पेड़ के तनों में। क्या सनबर्ड है, या कौवा है, या बसंत गौरी है, या दार्जिन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सनबर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? सनबर्ड। सी फॉर चेन्नई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद देखो हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पहेली को हल कीजिए। ये भैया पहेली पूछ रहा है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती और मधुर मधुर मैं गाती गीत सुनाती, सबको मन को मैं हूँ भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती? इसका हल क्या होगा भैया? क्या मैना है, तोता है, क्या फाख्ता है, या कोयल है? तो कुहू कुहू आवाज़ करके क्या करती है? कोयल ही गाती है और सबको पसंद भी आती है, सबको मनों को लुभाती भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है। अभी आपने जो कि पढ़ा कि वो कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? क्या हो जाएगा? ये आपको पता है क्या? करतेरा, कलचिड़ी, कौआ, फाख्ता। आपका हो जाएगा क से कौआ। क से कौआ हो जाएगा, जो सबसे ऊंची डाली पर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बसंत गौरी। तो आइए, किसी ने कमेंट किया है कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन सा किस क्वेश्चन का दिक्कत है जी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, इसका विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के विभिन्न स्थानों पर का चुनाव करते हैं। उसमें पक्षी, अच्छा कौन सा है? अच्छा हमने क्या बताया? सनबर्ड बताया? नहीं, ये बसंत गौरी हो जाएगा। माफ़ करिएगा, बसंत गौरी। हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, इसका बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कहाँ पे पहुँचे थे? हाँ, ये तो हो गया था।
साइबेरियन पक्षी के बारे में, सारस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं यहाँ पे देखना है और नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, ये गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग अलग अकेले रहते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में है उनके। देखो इसमें कौन सा सही नहीं पूछना है, 3 ऑप्शन आपको सही है और एक गलत पूछना है। तो वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे अपने आवासों में अलग अलग नहीं रहते हैं, अपने प्रजाति के साथ समूह में रहना पसंद करते हैं, न कि वो अकेले रहते हैं। और उनकी ये खतरे में है, इनकी संख्या बहुत कम बची है, ये जैसा हम आपको पता। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो ये सही है तो इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि हमसे पूछा गलत है, तो हमको नहीं देखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उसको केवल घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे दे देते हैं? कौन सा पक्षी है? आप लोग जरा सा क्वेश्चन पढ़िए कि उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा उसमें से केवल एक घोंसले को चुनती है और उसको जो अच्छा लगती है उसी में जाकर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अभी हमने आपको ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा, जो बया वीवर पक्षी है ये यही क्या होती है, ये अपने उसको जो घोंसला पसंद आता है उसी में जाकर के अंडा दे देती है। सभी लोग बना करके अपना घोंसला इंतजार करते रहते हैं कि हमारे में देगी, लेकिन उसको जो पसंद रहता है उसी में जाकर अंडा दे देती है। तो हमारा चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। क्या है? रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटुरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल क्या होगा? क्या फाख्ता है, क्या कोयल है, क्या कबूतर है, क्या वसंत गौरी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, गुटुरगू करता है, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपका क से कबूतर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। क्या है कि पेड़ के तने यानी पेड़ की डालियों में छेद बनाऊं और उसमें छिपे कीड़ों को मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं? इसमें से क्या कटफोड़वा है, कलचीड़ी है और शकरखोरा है या फाख्ता है? आपका इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो जो क्या करता है अपने पेड़ों में घोंसला बनाता है और पेड़ों को छेद करके और टुक टुक करता है उसको कटफोड़वा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटफोड़वा, जो कि हम आप पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी शाखा में लटकने वाला पक्षी जो घोंसला बनाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या ये सूर्य पक्षी है, क्या कौवा है, या बारबेट है, या भारतीय रोबिन है? ये कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला? ये क्या जो पेड़ों में लटकते हुए पक्षी घोंसला बनाते हैं, ये कौन सा सूर्य पक्षी हो जाएगा? सूर्य पक्षी है जो पेड़ों में लटकते हुए घोंसला बनाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी क्या करता है गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है या अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है? क्या कबूतर है, तोता है, उल्लू है, मैना है? तो आपको पता ही है वो मैना होता है जो अपना झटके से गर्दन आगे पीछे घुमा सकता है, जो कि हम पहले ही स्लाइड में पढ़ लिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आ गया अच्छा परिवार। ये परिवार क्या होता है? फैमिलीज। ये एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं। और एकल परिवार में जो अकेले फैमिली रहते हैं, जैसे माँ हो गया,
और उसके पापा हो गए और बच्चे हो गए, उसको एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें दादा दादी और नाना नानी और चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं, उसको संयुक्त यानी जोड़ा परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। उसमें मामा मौसी माँ बच्चे सब रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हमारा आ गया एनसीएम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठवां चीज़ें जो हम बनाते हैं वो करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है, ये जो परिवार एवं मित्र है वो क्या है? वो उप थीम है। संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे, ये सब उसके थीम हैं। ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान के पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब आगे आ गया हमारा बाघ, बाघ के बारे में आ गया। टाइगर आ गए भैया, टाइगर श्राप। टाइगर के बारे में क्या बोल रहा है? अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जब अंधेरा होता है तो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनता है। जैसे वो गुर्राएगा, लेकिन ये गुर्राएगा, दहाड़ेगा नहीं। शेर जो है वो दहाड़ता है, तो जैसे ही गुर्राएगा वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। और दोनों कानों से अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी सकते हैं। जो इसके कान होते हैं वो इधर उधर चारों साइड घुमा भी सकते हैं दोनों दिशाओं में। और बाघ की जो मूंछ होती है हवा में होते हुए कंपन को भी भाप लेती है। उसको थोड़ा सा भी कहीं से भी आवाज़ आएगा वो बहुत जल्दी भांप लेता है कि कोई आ रहा है। जो अपनी यूरिन होता है उसको गंध करके छोड़ना पसंद करता है। वो गंध अपनी छोड़ता है, उसका एरिया डिसाइड होता है, उसकी अपना गंध छोड़ते जाता है। हवा से पत्तों को हिलने और शिकार को झाड़ियों में हिलने में अंतर को भांप लेता है। थोड़ा सा भी वहाँ पे झाड़ी कहीं हिलेगी डुलेगी तो उसको पता हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा मटेरियल है, हमारा शिकार है, और वो तुरंत जान लेता है। और आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जो कि ये आपको फैक्ट तवार है। और 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3117 है, जो आपकी 2023 थी। अभी तक आपकी बाघों की संख्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके एनसीईआरटी में अभी 2023 में जो अपडेट हुआ था उसमें 3167 ही टाइगर हैं। बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारे अगली स्लाइड क्या बोलती है? बाघ यानी टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने, अपना शिकार करने में मदद नहीं करती हैं? हे भैया, यही देखना, मदद नहीं करती हैं। थोड़ा सा नहीं वाला क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। इसमें क्या पूछ रहा है? वे संवेदनशील गलमुच्छें होती हैं, विभिन्न दिशाओं को कानों की गति होती हैं, जोर से गर्जना और सुनने की तीव्र आभास। जो उनकी क्या है, उनकी कौन सी विशेषताएं आगे बढ़ने में और शिकार खोजने में मदद करती हैं? मदद नहीं करती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि संवेदनशील गुलमुच्छे या विभिन्न कानों में विभिन्न दिशाओं में कानों की गति या सुनने की तीव्र आवाज़। ये जो गर्जना है यही हो जाएगा, वो मदद नहीं। जैसे ही ये थोड़ी सी गरजेगा तो वो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, और जो उसके शिकारी रहेंगे वो थोड़ा सा जान जाएंगे कि ये क्या होता है, ये शिकार आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ये मदद नहीं करता, शिकार करने में मदद नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। जोर से गर्जना, ये शिकार करने में मदद नहीं करती है। ठीक है। अब आ गया एलिफेंट यानी हाथी। हाथी आ गया। हाथी के बारे में आपका हाथी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपका ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और सीधे सीधे एनसीईआरटी में फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से उठा करके। क्या बोल रहा है? हाथी 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का वजन का होता है। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है लगभग वो
कितने 200 किलो यानी 2 कुंटल का होता है, 2 कुंटल का हो जाता है। और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। कान पंख के जैसे होते हैं, इसके कान देखो इधर हैं, काफ़ी लंबे लंबे कान भी होते हैं, पंख की तरह होते हैं। और ये 2 से 4 घंटा ही सोता है, पूरे 24 घंटा में लेकर सिर्फ 2 से 4 घंटा ही सोता है, बाकी दिन भर अपना ऐश पानी करता रहता है। और जो बड़ा हाथी होता है, जो वयस्क हाथी होता है, वो ये दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है या खा लेता है। जो हाथी होता है वो दिन भर में 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है। और झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। जो झुंड में होते हैं 10 और 12 हाथी होते हैं, बाकी हथनी यानी उसकी मादा हाथी होती है। और 14-15 साल तक का हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है। जो 14-15 साल का हाथी होता है तो वो झुंड छोड़कर क्या होता है, चला जाता है। तो आइए देखते हैं, ये हाथी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, हाथी के बारे में, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? क्या उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर होते हैं? उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं? नर हाथी झुंड के साथ 14-15 की आयु तक रहते हैं और उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं? नहीं, उसके झुंड में नर भी रहते हैं और मादाएं भी रहती हैं। डी गलत दीजिए। और मैथड आपका डी और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन पहले ही हो गए, आपका बचा ए और बी। अब देखते हैं ए और बी और सी को पढ़ते हैं। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, ऐसा नहीं है, सारे नर हाथी नहीं होते, उसमें मादा भी होते हैं। तो आपका बी कट गया, नहीं आपका बी नहीं कटेगा। आपका नर हाथी के झुंड 14 आयु तक ही रहते हैं। नर हाथी की झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। क्या वो ऐसा रहते हैं? तो 14-15 ये क्या हो गया, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से पढ़ने दो। क्या हो गया, उनके झुंड में 2 या उससे अधिक नर हाथी रहते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी रहते हैं और उनके 2 रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं हाथी रहते हैं, बच्चे रहती हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, आपका तीसरा हो जाएगा सी और डी। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सी और डी आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया मच्छर। मच्छर के बारे में आ गया। हमारा मच्छर क्या कह रहा है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी जैसे मच्छर से फैलती है। डेंगू एक विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होता है भैया? वायरस से होता है, जो एडीज और इजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के होता है। जो ये मलेरिया और डेंगू होता है, ये मादा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। जैसे ही डेंगू होगा तो आपके प्लेटलेट्स क्या होता है, घटने लगता है। और पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना अंडा कहाँ देते हैं? पानी में देते हैं। क्या देते हैं बेचारे? अपना अंडा पानी में देते हैं। और मक्खी से डायरिया, हैजा और टाइफाइड होता है। और पानी में तेल या केरोसिन डाला जाता है, इसका उपचार हो गया। पानी में आप तेल या केरोसिन डाल दोगे तो वहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा होता है? कौन सा होता है? क्या खसरा होता है या निमोनिया होता है, डेंगू होता है, खसरा होता है, मलेरिया होता है? सही विकल्प का चयन करना है आपको। मच्छरों से होने वाला रोग, निमोनिया तो होता नहीं है, खसरा तो होता नहीं है, क्या होता है? डेंगू होता है और मलेरिया होता है। बी और डी, आपका बी और डी किस में है? 3 नंबर में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अभी मलेरिया के बारे में है।
डीएम नामक परजीवी के कारण होता है। जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होते हैं, उनके कारण होता है। और जो मादा एनीफिलीज होता है वो मच्छर काटने से मलेरिया होता है। जो मादा एनीफिलीज होता है उसके काटने से मलेरिया होता है। और रोनाल्ड रास ने बताया था कि मलेरिया रोगी परजीवी द्वारा फैलता है जो मच्छर के काटने से होता है। ये क्या होता है? परजीवी होता है। जो वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रास ने बताया था कि ये मलेरिया परजीवी रोग है और ये जो कि मादा मच्छर के काटने से होता है। चलते हैं आगे की तरफ, हमारा आगे क्या कह रहा है। अब मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के लक्षण कैसे कैसे होते हैं ये आपको जैसे ही मलेरिया होगा तो आपको कपकपी, आपका हाथ पैर दांत क्या करेगा? कांपने लगेगा और तेज बुखार हो जाएगा और पसीना आकर बुखार का सामान्य हो जाना। और जैसे बुखार थोड़ा सा कम होगा तो समझ लो आपको पसीना हो जाएगा। और सिर दर्द होगा और उबकाई होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, आपके जो गांठ होठ हैं, हड्डियाँ उड्डियाँ उसमें जोड़ों में दर्द होने लगती हैं। और इसका रोकथाम के उपचार क्या है? मच्छरों की रोकथाम के लिए मलेरिया को दूर करने के लिए एक जो कुनैन होती है, कुनैन की छाल की दवा बनाई जाती है। किसका? कुनैन की दवा बनाई जाती है। और एक सिनकोना नाम का पौधा होता है, सिनकोना नाम का पौधा होता है, उसके छाल की दवा बनाते हैं। उसकी जो मेडिसिन होता है उसके छाल की बनाते हैं। किसके? सिनकोना नामक पेड़ के छाल की। ठीक है, चलते हैं अगले तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होते हैं जो कि हमने क्या होता है? बुखार के साथ खांसी आती है या जुकाम होता है? नहीं, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। दस्त और बुखार, क्या दस्त उल्टी उल्टी होने लगता है या और तो होता है? ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर फोफले तथा बुखार? नहीं, हमने पढ़ा कि जैसे ही मलेरिया होगा तो आपको ठंड लगेगी और बुखार हो जाएगा। ठंड लगती होगी, वो भी ठंड कैसी? कपकपी वाला ठंड लगने लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? क्या चेचक होता है, मलेरिया होता है, पोलियो होता है, नमूनिया होता है? देखो कितना सरल सरल सवाल आता है। यदि एनसीईआरटी आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो ऐसे हलवा की तरह आपको नंबर मिलता है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को थोड़ा केयर करके एक बार पढ़ लो बस, तो आपका क्या हो जाएगा? रुको है पानी या इकट्ठा पानी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अच्छा, एक बार फिर से पक्षी के बारे में आ गया। थोड़ा सा पक्षियों को और बड़ा कर लेते हैं। इसमें चील, बाज और गिद्ध के बारे में पढ़ते हैं। चील, बाज और गिद्ध को देखने की क्षमता 4 गुना अधिक होती है। ये जो चील होते हैं, बाज होते हैं और गिद्ध होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है देखने की आम लोगों से 4 गुना अधिक होती है। और गिद्ध के मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करते हैं। पहले क्या होता था, अभी तो गिद्ध नहीं पाए जाते हैं, अभी भाग गए हैं बेचारे, पाए ही नहीं जाते हैं तो हमारे देश में। और ये क्या होते हैं? ये जो कहीं पे आदमी कोई सड़ा गड़ा मांस होता है उसको खा करके साफ कर देते हैं। और गिद्ध पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। क्या होते हैं भैया? अपमार्जक होते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारी क्या स्लाइड कह रही है? निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। हल करना है आपका। पहेली क्या रही है? मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ? इसका हल क्या होगा? क्या कौवा है, कबूतर है, कठफोड़वा है या गिद्ध है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता ही अभी जैसे ही हमने आपको बताया, ये गिद्ध हो जाएगा। जिसकी जो कि अभी हमने गिद्ध के बारे में पढ़ा तो गिद्ध हो जाएगा। ज़्यादा इस पर समय न व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तनधारी एवं सरीसृप एवं कीट। स्तनधारी के बारे में हम बात करते हैं। स्तनधारी उसे कहते हैं जो जीव
क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसे स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं, बच्चे अगर पैदा करेंगे तो वो दूध पिलाएंगे ही, और कुछ प्रजाति को छोड़कर लगभग सभी स्तनधारी जंतु क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और एक सरीसृप होता है, सरीसृप जो सरक यानी खिसक खिसक कर चलते हैं, सरक सरक कर चलते हैं, जैसे आप कछुआ देखे होंगे, ये इसमें किस में आता है, सरीसृप में आता है। और जो इंसेक्ट हैं यानी कीड़ हैं, कीटे हैं, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब। आगे देखते हैं हमारी स्लाइड क्या कह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का सदस्य है, यानी परिवार का, इसमें कौन सा स्तनधारी है, क्या मेढक है, क्या कबूतर है, क्या छिपकली है, क्या व्हेल है। तो अभी आपको हमने जब स्तनधारी पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि व्हेल जो मछली होता है वो भी स्तनधारी होता है, और एक जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ होता है, ये भी क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये फॉर अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया थोड़ा सा उल्लू, रातों के राजा उल्लू के बारे में आ गया। उल्लू गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, आंखें इंसानों की तरह होती हैं। ये जो उल्लू होता है ये आंखें क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ऐसे आराम से देख सकता है पीछे उछे, और जो इनकी आंख होती है वो हम लोगों के जैसा होती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं उल्लू के बारे में। या क्वेश्चन है, क्या करता है, क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीता नाम की बालिका थी, और उसने देखा, रीता ने एक पक्षी की ओर देखा, इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। अभी आपको हमने पढ़ाया, आपके अनुसार वह कौन सी पक्षी की ओर इशारा कर रही है, क्या कबूतर की, गौरैया, उल्लू या कौवा। अभी जबकि आपको हमने बताया कि उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, और वो क्या करता है, उसकी जो आंखें होती है हम लोगों के समान होती हैं। तो हमारा हो जाएगा आंसर सी, उल्लू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षियों की आंखें, हम आइज के बारे में पढ़ते हैं, जो बर्ड्स की आइज होते हैं वो कैसे होते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ बिल्कुल होती हैं, और आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकते हैं। जो हम लोग आंखें इधर उधर हिला उला सकते हैं, उनकी आंखें हिलती नहीं, उनको देखना होता है तो पूरी अपना गर्दन सहित घुमा के देखते हैं। पक्षी एक समय पर दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, और एक ही चीज़ को अलग अलग, दो चीज़ों को अलग अलग साथ में देख सकते हैं, एक ही समय में किसी वस्तु को अलग अलग देख सकते हैं। आँखों की जो पुतली होती है घूम नहीं सकती है, जो अभी हमने बताया कि जैसे हम लोग अपना आँखें इधर उधर घुमा कर देख सकते हैं, पर जो पक्षी होते हैं वो अपना आँखें इधर उधर की पुतलियाँ जो होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, मूव नहीं कर सकती हैं। इधर उधर देखने के लिए अपना सिर कई बार हिलाते हैं, जैसा कि हमने बताया भी आपको पहले ही। उनको अगर लेफ्ट का देखना है तो पूरा लेफ्ट साइड अपना गर्दन घुमाएंगे, राइट साइड देखना है तो पूरा राइट घुमाएंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो चिड़ियों की आंखों के बारे में, सभी चिड़ियाँ अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। सभी जो चिड़ियाँ होती हैं, यशवन क्या बोल रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन आया था आपसे, पहला दूसरा ABCD नहीं बोला था, यशवन और यश2 करके पूछा गया था, तो आपको क्या बोल रहा है। कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती हैं। क्या यश1 और यश2 गलत है? यश1 गलत है, यश2 सही है। यश1 और यश2 दोनों सही है। क्या यश1 यश2 दोनों गलत है?
तो आपका ये एक जगह पर केंद्रित नहीं कर सकती हैं। और ये दोनों सभी चीज़ों का भी हमने बताया, सभी चीज़ों में कुछ चीज़ों के होती हैं या दोनों गलत हो गया, यस 1 और यस 2 दोनों गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी फॉर सॉरी चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, ये चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया थोड़ा सा पक्षियों के पंख के बारे में आ गया। ये पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कैसे हेल्प करते हैं, ये गर्माहट देते हैं, उनको गर्म रखते हैं, उनको क्या करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं। जो उनकी जो पंख होते हैं उनको अब ठंडे उंडे अगर उनको लगने लग जाए तो कंबल उम्बल लेकर तो चलते नहीं हैं, वो बेचारे अपने पंखों से ही अपना क्या करते हैं, उनको सहारा देते हैं, वही उनका हेल्प करते हैं। और जल सह यानी वाटर प्रूफ होते हैं, जो उनके पंखे होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। मुलायम भाग बार्ब कहलाता है, जो उनका सॉफ्ट भाग होता है मुलायम होता है उसको बार्ब कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें है। और रेचिस पंख का मुख्य भाग मुख्य ढांचा होता है, जो रेचिस होता है उसका मुख्य ढांचा होता है। और क्विल पंख की कमल को सबसे मोटा सख्त हिस्सा केलेमस पंख का सबसे निचला सपाट और पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, अभी हो गया पक्षियों के बारे में। एक बार देख लीजिए फिर से, ये गर्माहट देते हैं, जल सहिए वाटर प्रूफ होते हैं, और जो मुलायम भाग होता है उसे बार्ब कहलाता है। और रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है। और क्विल पंख की जो कलम है वो सबसे मोटा सख्त, और कैमलेस पंख का सबसे निचला और सपाट और पारदर्शी होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पक्षियों के पंख में विभिन्न रंगों आकारों माप होते हैं, इनके पंखों उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, अब आगे क्या बोल रहा है, वे विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में, अब क्या जो उनके पंखे में जो पक्षी के पंखे होते हैं क्या भोजन करने में उनको सहायता प्रदान करते हैं, या उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न प्रकार के चलने में पार्ट करते हैं, उन्हें जल सह बनाते हैं। तो आपको क्या है, भोजन करने में सहायता तो देते नहीं हैं, हाँ उन्हें गर्म रखते जरूर हैं। विभिन्न प्रकार के चलने के लिए पंखे की ज़रूरत होती नहीं है, और क्या हो उन्हें जल सहाय बनाते हैं। तो आपका आंसर हो गया बी और डी। आपका बी और डी किस में है, सेकंड में है, आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छा हमारा अगला क्वेश्चन अब नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।